थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू दोस्तों। आज के इस ध्यान सत्र में मुझे सहभागी बनाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम अब इतने सुंदर ध्यान के बाद अपने स्वाध्याय की ओर आगे बढ़ें। हो सके दोस्तों तो सभी लोग अपने वीडियो को खोल लें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स, इसके राइटर हैं डॉक्टर ब्रायन विज। तो हम अपने इस दूसरे अध्याय में आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। वहाँ बड़ी लहरें पेड़ों को गिरा रही है। बचपन भागने के लिए कोई जगह नहीं है। ठंड भी है, पानी भी ठंडा है। मुझे अपने बच्चे को बचाना है। जब कैथरीन पूरी तरह से सम्मोहित हो चुकी थी तब वह बोल रही है, लेकिन मैं बचा नहीं सकती। मुझे उसे कसकर पकड़े रहना है। मैं डूब रही हूँ। पानी मेरे गले तक भर चुका है। मैं सांस भी नहीं ले पा रही हूँ। कुछ निगल भी नहीं सकती। सिर्फ नमकीन पानी चारों तरफ है। मेरा बच्चा मेरे हाथ से छिन गया है। कैथरीन हाँफ रही थी और उसे सांस लेने में परेशानी हो रही थी। एकाएक उसका शरीर पूरी तरह से शांत अवस्था में चला गया और उसकी सांस सामान्य व गहरी होती चली गई। मैं बादल देख रही हूँ। मेरा बच्चा जो मेरे साथ है और मेरे गांव के अन्य लोगों को साथ, तथा मैं अपने भाई को देख रही हूँ। वह आराम कर रही थी। उसका यह जीवन काल खत्म हो गया था, पर अब भी वह गहरी समाधि में थी। मैं हैरान था। पिछली जिंदगी, पुनर्जन्म, मेरा चिकित्सीय दिमाग, क्योंकि वो डॉक्टर है ना, लेखक, तो बोल रहे मेरा चिकित्सकीय दिमाग मुझे ऐसा बता रहा था कि वह इन सब बातों को खुद इस हद तक नहीं बना रही है और न ही वह किसी तरह की माया रच रही है। उसके विचार, उसके हाव भाव, घटनाओं के बारे में इतनी करीबी जानकारियाँ, यानी सभी कुछ उसकी वर्तमान जागृत अवस्था से भिन्न थे। इस पूरे घटनाक्रम के बाद मेरे दिमाग में संभावित मनोविकार के निदान कौंध रहे थे, पर उसकी वह मनोदशा और उसके व्यक्तित्व की संरचना इस खुलासे को व्यक्त नहीं कर रहे थे। सिजोफ्रेनिया या खंडित मस्तिष्क का मनोरोग नहीं। उसने ऐसा कोई प्रमाण नहीं दिया कि उसे कल्पना बोध या सोचने की बीमारी है। मतलब डॉक्टर को ये महसूस हो रहा था कि वो जो भी बोल रही है एकदम सच बोल रही है, कोई बनावटी नहीं है इसमें। लेकिन मैं अभी तक निदान नहीं निकाल पाया इतना। उसने कभी अनुभव नहीं किया कि उसे अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती है और जागते हुए भी विभ्रमित करने वाले दृश्य दिखाई देते हैं या किसी और तरह की मनोदशा वाली स्थिति बनती है। वह किसी के बहकावे में भी नहीं थी और न ही वह अपनी वास्तविकता से दूर थी। उसमें बहु या खंडित व्यक्तित्व की समस्या भी नहीं थी। यहाँ तो बस केवल एक ही कैथरीन थी और उसका जागृत दिमाग पूरी तरह से इन बातों को जानता था। उसमें असामाजिक प्रवृत्तियां भी नहीं थी। वह शराब भी बहुत कम पीती थी। उसे न तो कोई न्यूरोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल बीमारी थी जो कि सम्मोहन के दौरान उसके तात्कालिक व स्पष्ट अनुभवों की व्याख्या कर सके। मतलब उसे कोई प्रॉब्लम नहीं था, किसी तरह की तकलीफ नहीं थी। ये तो किसी तरह की यादें थी, लेकिन थी कहाँ की?
मुझे अंतर्बोध जैसा हुआ कि मुझे कुछ अचानक मिल गया जिसके बारे में मैं बहुत कम जानता हूँ। मैं पुनर्जन्म और पूर्व जन्म की स्मृतियों के बारे में बहुत कम जानता था। यह नहीं हो सकता, मैंने अपने आप से कहा। मेरे विज्ञान प्रशिक्षित दिमाग ने भी इसका प्रतिरोध किया। फिर भी कुछ ऐसा हो रहा था जो मेरी आंखों के सामने घट रहा था। मैं इसका ज़्यादा व्याख्या तो नहीं कर पा रहा हूँ, पर इसकी वास्तविकता को भी नकार नहीं पाऊंगा। आगे जाओ, मैंने कहा। जो कुछ हो रहा है उसके बारे में थोड़ा हतोत्साहित भी था, लेकिन आकर्षित भी था। मतलब वो उसको बिलीव भी नहीं कर सक रहे थे, लेकिन उसमें उन्हें आगे भी बढ़ना था। एक आकर्षण था कि पुनर्जन्म और पुनर्जन्म की स्मृतियाँ भी होती है, क्योंकि वेस्टर्न में तो जल्दी मानते नहीं है इस चीज़ को। इसलिए उसे थोड़ा संदेह हो रहा था लेखक को। तो वो उन्हें कह रहे हैं कि आगे जाओ। मैंने कहा, जो कुछ हो रहा है उसके बारे में मैं थोड़ा हतोत्साहित भी था, लेकिन आकर्षित भी। क्या तुम्हें कुछ और याद है? मेरे सवाल पर उसे दो अन्य पूर्व जन्मों की घटनाओं का अंश याद आया। मैं एक पोशाक पहने हूँ जिसमें काली डोरियाँ हैं और मेरे सिर पर भी काली डोरी है। मेरे बाल काले हैं और उनमें कुछ सफ़ेद भी है। यह ईस्वी सन 1756 है। मतलब पहले वो 1800 की शताब्दी में गई, अब वो 17th सेंचुरी में जा रही। 1756 है। मैं स्पेन की निवासी हूँ। मेरा नाम लुइसा है और मैं 56 साल की, मतलब 56 ईयर की हूँ। मैं डांस कर रही हूँ, दूसरे लोग भी डांस कर रहे हैं। और एक लंबा विराम, फिर चुप होती है। फिर वो बोल रही है, मैं बहुत बीमार हूँ, मुझे बुखार है, ठंडा पसीना, और बहुत से लोग भी बीमार हैं। लोग मर रहे हैं। डॉक्टर भी नहीं जानते कि इसकी वजह पानी है। मैं कैथरीन को उस दौर में और आगे ले गया। मैं ठीक हो गई हूँ, लेकिन मेरे सिर में अभी भी दर्द है। मेरी आंखें और सिर बुखार के कारण अब तक दर्द करते हैं। पानी के कारण बहुत से लोग मर गए हैं। बाद में उसने बताया कि उस जीवन काल में वह एक वेश्या थी, लेकिन पेशे से शर्म के कारण उसने अपने बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दी। इसी बीच सम्मोहन के दौरान भी कैथरीन अपनी कुछ यादों को काट छाट सकती थी, जो कि वह मुझे बता रही थी। जब से कैथरीन ने अपने पूर्व जीवन काल में अपनी भतीजी को पहचाना है, मैं जोर देकर उससे पूछने लगा कि क्या मैं भी उसके पूर्व जन्मों में कहीं मौजूद था। यदि ऐसा कुछ उसकी यादों में था, तो मैं अपनी भूमिका को लेकर बहुत बेसब्र था। मतलब लेखक को भी जानना थी कि क्या उस समय मैं था, तो मेरी क्या भूमिका थी। पहले की बहुत धीमे स्वर में और जानबूझकर याद की गई बातों के विपरीत उसने बहुत जल्दी प्रतिक्रिया दी। उसने कहा, आप मेरे शिक्षक हैं, एक पत्थर की शिला पर बैठे हैं। आप हमें किताबों से पढ़ाते हैं। आप बूढ़े हैं और आपके बाल सफ़ेद हैं। आप एक सफ़ेद पोशाक पहने हैं जिस पर सुनहरी पट्टियाँ हैं। आपका नाम डियोजिनस है। आप हमें चिन्ह त्रिभुज पढ़ाते हैं। आप बहुत बुद्धिमान हैं, पर मैं समझ नहीं पाती हूँ। यह साल 1568 ईस्वी है। यह मशहूर ग्रीक आलोचक दार्शनिक डियोजेनिस के 1200 साल पहले का समय था, जो कोई असामान्य नाम नहीं था। पहला सत्र खत्म हो चुका था।
आगे और भी चौंकाने वाली बातें सामने आने वाली थी। मतलब लेखक के साथ कैथरीन का फर्स्ट सेशन पूरा हुआ, उसका बोल रहे एक सत्र पूरा हुआ। कैथरीन के जाने के कई दिनों बाद इस पूर्व जन्मों के सम्मोहन से प्राप्त जानकारियों पर चिंतन किया। चिंतन करना मेरे लिए स्वाभाविक ही था। मेरे जोशीले मानसिक विश्लेषण से कुछ भी जानकारियां बच जाती थी जो सामान्य सत्र में होती थी, परंतु ऐसा बड़ी मुश्किल से होता था। इसके साथ ही मैं मरणोपरांत जीवन, पुनर्जन्म, देह से परे अनुभवों और इनसे संबंधित घटनाओं के प्रति संदेहवादी था। आखिरकार मेरे तार्किक अंश ने चिंतन मनन किया कि ये उसकी मनोकल्पना भी हो सकती है। मैं वास्तव में उसके दावों व मनोचिंतन में से किसी को भी सिद्ध नहीं कर सकता था। हालांकि स्पष्ट रूप से ही सही में आगे आने वाले व भावुक विचारों को जानता था। अपने दिमाग को खुला रखते हुए यह विचार कहता है, असली विज्ञान देखने या अवलोकन के साथ शुरू होता है। उसकी यादें, फंतासी या कोरी कल्पनाएं नहीं हो सकती। यह आँखों के देखने या किसी और इंद्रिय संवेदना से कुछ भी ज़्यादा नहीं था। अपना दिमाग खुला रखो, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पालो। मुझे तंग करने वाला एक और विचार आ रहा था। क्या कैथरीन, जो इस शुरुआत के बाद और ज़्यादा परेशान, बेचैन और डरी हुई थी, क्या वह फिर से सम्मोहित किए जाने पर भयभीत नहीं होगी? मैंने तय कर लिया कि उसे अब नहीं बुलाऊंगा। उसे भी इस अनुभव को आत्मसात करने देता हूँ। यानी मुझे अब अगले हफ्ते तक इंतज़ार करना होगा। मतलब लेखक सोच रहे हैं कि मैं उसे, इतनी वो डरी हुई है, भयभीत है, तो मैं अब उसे फिर से बुलाकर फिर से उसको सम्मोहित करूँगा, तो क्या वो फिर से डर नहीं जाएगी? तो सोच रहे मैं अब नहीं बुलाऊंगा, उसको थोड़े दिन आराम करने देता हूँ और आत्मसात मतलब उसको डाइजेस्ट करने देता हूँ कि ये जो इसने देखा है और जो मैंने सुना है उसको भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी वो एक बहुत पढ़ा लिखा डॉक्टर है, हिप्नोटाइज करता है, सम्मोहित करता है। तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं। अध्याय 3। एक हफ्ते बाद कैथरीन अपने अगले सम्मोहन सत्र के लिए फिर मेरे ऑफिस में प्रकट हो गई। सुंदर रूप लिए वह पहले से बहुत आकर्षक लग रही थी। उसने खुशी में भरकर घोषणा की कि जीवन भर से सता रहा डूबने का डर अब खत्म हो चुका है। उसका दम घुटने वाला डर भी बहुत हद तक कम हो गया है। अब उसके नीले पुल टूटने के डरावने सपने से खराब नहीं हो रही थी। यद्यपि उसे अपने पूर्व जन्मों की बातें याद थी, फिर भी वह सभी चीज़ों को सही रूप में संगठित नहीं कर सकी थी। मतलब कुछ कुछ डर उसका निकल गया और कुछ बाकी है जो वो जानना भी चाहती है, लेकिन उसको एक कंबाइन नहीं कर सक रही है वो किस तरह से उसे करे। इसलिए वो फिर से इस ऑफिस में आती है। पुनर्जन्मों की धारणाएं एवं पुनर्जन्म उसके विश्व विज्ञान से असंबद्ध थे और तब भी उसकी यादें बहुत सजीव, उसकी नज़र व आवाज़ और गंध बहुत साफ थी। जो ज्ञान उसके पास था वह बहुत ही प्रभावशाली और प्रत्यक्ष था। उसे लगा कि उसे उन जन्मों में वास्तव में मौजूद होना चाहिए। उसने इस पर संदेह नहीं किया। अनुभव इतना जबरदस्त था। हालांकि उसे चिंता थी कि इसको अपने पालन पोषण व अपनी आस्थाओं के साथ वह कैसे सामंजस्य बना पाएगी। मतलब अपने इस वर्तमान समय के साथ किस तरह से इसको वो सामंजस्य बैठा पाएगी। इस सप्ताह के दौरान
मैंने कोलंबिया में अपने ग्रेजुएट के पहले साल के धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन की किताबों को खंगाला, मतलब किताबों को उन्होंने देखा बार बार। बाइबल के प्राचीन और नए विधान में पुनर्जन्मों के कई संदर्भ मिलते हैं। 325 ईस्वी में रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन महान ने अपनी मां हेलेना के साथ मिलकर नवनिधान से पुनर्जन्म संबंधी सामग्री को नष्ट कर दिया था। 553 ईस्वी में कॉन्स्टेंटिनोपल की दूसरी बैठक में सम्राट के कार्य को स्वीकृति दे दी गई और इस धारणा को धर्म के विरुद्ध मान लिया गया। ऊपरी तौर पर धर्म प्रमुखों की सोच थी कि इस धारणा के कारण इंसान अपनी मुक्ति के लिए अधिक समय देगा। यह धारणा इंसानों की मुक्ति को अत्यधिक समय देकर चर्च के बढ़ते प्रभुत्व को कमज़ोर करेगी। मतलब जो पुनर्जन्म है, उसकी जो बातें हैं, उन सबको उन्होंने नष्ट कर दिया था। नहीं तो लोग इस चर्च में और इसमें मानेंगे नहीं, तो वही बोले कि उसके प्रभुत्व को कमज़ोर करेंगी। हालांकि मूल संदर्भ अभी भी वहाँ मौजूद है और चर्च के प्रारंभिक फादर्स ने भी इस मान्यता को स्वीकार किया। प्रारंभिक नास्टक्स क्लीमेंट ऑफ अलेक्सेंड्रिया, ओरिजोन, संत जेरोम और कई अन्य लोगों ने को भी विश्वास था कि उन्होंने पहले भी जन्म लिया था और आगे भी लेंगे। हालांकि पुनर्जन्म में मुझे कभी भी भरोसा नहीं रहा। वास्तव में मैंने कभी इस दिशा में सोचने के लिए समय ही नहीं निकाला। यद्यपि मेरी प्रारंभिक धार्मिक शिक्षा में मृत्यु के बाद आत्मा के एक प्रकार के अस्पष्ट अस्तित्व का पाठ पढ़ाया गया था, पर मैं इस धारणा से सहमत नहीं था। मैं अपने पिता की 4 संतानों में सबसे बड़ा था। सभी में 3-3 साल का अंतर था। हम एक रूढ़िवादी यहूदी सिनेगॉग परिवार के सदस्य हैं, जो कि न्यू जर्सी समुद्र तट के पास एक छोटे से कस्बे रेड बैक में रहता था। मैं अपने परिवार में राजनेता और शांति दूत जैसा था। मेरे पिता की बाकी सदस्यों की अपेक्षा धर्म कर्म में ज़्यादा रुचि थी। उन्होंने पूरे जीवन भर धर्म को बहुत गंभीरता से लिया था। उनके सभी बच्चों की अच्छी शिक्षा दीक्षा उनके जीवन में एक बड़े आनंद का कारण था, क्योंकि जब माता पिता धर्म में रहते हैं, धर्म कर्म में, और बच्चे वैसे ही करते हैं, तो उन्हें बहुत आनंद आता है। घर में किसी मनमुटाव से वह बहुत जल्दी उदास हो जाते और मुझे बीच बचाव करने के लिए छोड़कर पलायन कर जाते। यद्यपि उनकी इस पहल ने मनोचिकित्सा में भविष्य बनाने के लिए मेरे लिए एक प्रारंभिक शिक्षा का काम किया। मेरी अपेक्षाओं की तुलना में मेरा बचपन ज़्यादा बोझिल और अत्यधिक जिम्मेदारियों से भरा था। फलस्वरूप मैं एक अति गंभीर युवा के रूप में उभरा, ऐसा युवा जिसे जिम्मेदारियों को उठाने की आदत हो गई थी। मेरी माँ हमेशा अपना प्यार हम सब पर न्यौछावर करती थी। उसे कोई बाधा ऐसा करने से रोक नहीं पाई। वह पिता की तुलना में ज़्यादा सरल थी। वे गलतियों, यंत्रणाओं, अंतिम रूप से लज्जित कर देने को और बच्चों के प्रतिनिधित्व करने को, इन सबको सुधारात्मक उपकरणों की तरह उपयोग बिना कोई दूसरा विचार मन में लाए करती। हालांकि वह कभी कभी मायूस होती थी और वह हमेशा उनका प्यार और साथ पाते थे। मेरे पिता एक औद्योगिक फोटोग्राफर थे और उनका काम भी ठीक ठाक था। हालांकि हमारे पास खाना तो भरपूर होता था, लेकिन
पैसों को लेकर हमारा हाथ ज़्यादा खुला नहीं था। तो और इसमें हम आगे बढ़ें। अगर आप लोग को प्रॉब्लम ना हो तो मैं एक पेज और पढ़ लूँ। कंटिन्यू करते हैं हम, सैटरडे है तो कोई बात नहीं। तो पैसों, उनको खाने पीने की तकलीफ तो नहीं थी, लेकिन पैसा बहुत कम था। मैं सबसे छोटे भाई पीटर का जन्म मेरे सबसे छोटे भाई पीटर का जब जन्म हुआ था तब मैं 9 साल का था। 2 बेडरूम के गार्डन अपार्टमेंट में हमारा 6 सदस्यों का परिवार साझा करके रहते थे। इस छोटे से अपार्टमेंट में मैं जीवन सरगर्मी और शोर से भरा था। उस पर मैं अपनी किताबों में शरण लेता। बेसबॉल या बास्केटबॉल के जुनून से जब भी मुझे फुर्सत मिलती, मैं लगातार किताबें पढ़ता रहता था। मुझे पता था कि इस छोटे से कस्बे में बाहर निकलने में केवल शिक्षा ही मेरी सहायक हो सकती है। पढ़ने से मुझे सुकून मिलता था और मैं हमेशा अपनी क्लास में पहला या दूसरा स्थान पाने में सफल रहता था। जिस समय कोलंबिया यूनिवर्सिटी से मुझे पूरी स्कॉलरशिप मिली, मैं एक गंभीर और अध्ययनशील युवा बन चुका था। मेरे खाते में अकादमिक सफलताएं बड़ी आसानी से समा रही थी। मैं रसायन शास्त्र में काफ़ी आगे था और बाद में ऑनर्स के साथ ग्रेजुएट हुआ। मैंने एक मनोचिकित्सक बनना तय किया क्योंकि विज्ञान में मेरी रुचि और इंसानी दिमाग के मोहक रहस्य का संयोग केवल यह पेशा करा सकता था। इसके अलावा मेडिसिन में भविष्य से मैं लोगों के प्रति अपनी चिंता और दयालुता को भी व्यक्त कर सकता था। इसी दौरान मैं कैस्टकिल माउंटेन हॉस्टल में गर्मी की छुट्टियों में कैरोल से मिला। मैं वहाँ एक वेटर के तौर पर काम कर रहा था और कैरोल एक मेहमान थी। हम दोनों ने अनुभव किया कि हमारे बीच आकर्षण है और घनिष्ठता की सशक्त संवेदना के साथ सुकून भी है। हमने एक दूसरे को चिट्ठियाँ लिखी, मुलाकातें की और प्यार का इजहार करके कोलंबिया में मेरे प्रारंभिक वर्ष में सगाई भी कर ली। वह खूबसूरत और तेजस्वी थी। हर चीज़ अपनी जगह पर ठीक से हो रही थी। कुछ युवा जीवन और मृत्यु तथा मृत्यु के बाद जीवन को लेकर चिंता करते थे, खासकर जबकि सब काम बड़े आराम से संपन्न हो रहे हो, और मैं भी उन्हीं में से एक था। मैं इसे सिद्ध करो के रास्ते पर चलने वाले तार्किक निष्पक्षता को सीखने के लिए एक वैज्ञानिक बन रहा था। येल यूनिवर्सिटी में मेडिकल स्कूल एंड रेसिडेंसी ने इन वैज्ञानिक पद्धतियों को और स्पष्ट किया। मेरा शोध प्रबंध मस्तिष्क रसायन और न्यूरोट्रांसमीटर्स की भूमिका पर था, जो मस्तिष्क के ऊतकों के लिए संदेशवाहक का काम करता था। अच्छा, न्यूरोट्रांसमीटर की भूमिका मतलब हमारे जो नर्वस सिस्टम होता है, जो ऊतक होते हैं, जो छोटे 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 कण भी होते हैं, वो किस तरह से संवेदवाहक बन सकते हैं, उस पर वो रिसर्च पढ़ रहे थे। मैं जैव वैज्ञानिक मनोचिकित्सकों की उस जमात में शामिल हो गया था जो मनोचिकित्सा के प्रारंभिक सिद्धांतों और तकनीकों को मस्तिष्क रसायन के नए विज्ञान के साथ मिलाना चाहते थे। मैंने कई वैज्ञानिक पेपर लिखे, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठियों में भाषण दिए और अपने क्षेत्र में एक अच्छे मुकाम पर पहुंच गया। मैं थोड़ा सनकी, गंभीर और अचल किस्म का इंसान हूँ, लेकिन एक चिकित्सक के लिए ये उपयोगी विशेषताएं हैं। मैं अपने ऑफिस में चिकित्सा के लिए आने वाली किसी भी व्यक्ति के लिए हमेशा पूर्ण तैयार रहता था। इसके बाद कैथरीन अरोड़ा बनकर आई, एक युवा लड़की
जो 1863 ईसा पूर्व में रहती थी, और वहाँ वह फिर से आई थी, इतनी खुश जितना पहले मैंने नहीं देखा था। मुझे फिर से चिंता थी कि कैथरीन का डर अभी बना हुआ है। हालांकि वह सम्मोहन के लिए बेहद उत्सुक नजर आई और उसमें तुरंत चली भी गई। मैं पानी में कैथरीन कह रही है, मैं पानी में फूलों की मालाएं फेंक रही हूँ। यह एक धर्म क्रिया है। मेरे बाल भूरे और गुथे हुए हैं। मैंने एक भूरी सुनहरी पोशाक और सैंडल पहने हैं। कोई मर गया है। शाही घर में कोई। माँ, मैं शाही घर में एक नौकर हूँ और खाना बनाने में मदद करती हूँ। हम शरीर को 30 दिन के लिए खारे पानी में रखते हैं, उसे सुखाते हैं और अंगों को बाहर निकाल देते हैं। मैं उसे सूंघ सकती हूँ, शरीर की गंध सूंघ सकती हूँ। वह अचानक ही अपने मन से अरोड़ा के जीवन काल में चली गई थी, लेकिन वह ऐसे भिन्न दौर में गई थी जहाँ उसका काम मृत्यु के बाद शव को तैयार करना था। मतलब एक जन्म से वो तुरंत दूसरे जन्म में निकल गई, इतनी डीप सम्मोहित हुई थी वो। तो वो और दूसरा बता रही है, एक अन्य इमारत में कैथरीन ने बताना जारी रखा, मैंने शव देखे। हम शवों को लपेट रहे हैं, आत्माएं निकल चुकी है। आप अपनी संपत्ति को अगले और महान जीवन के लिए तैयार करने के लिए साथ ले जा सकते हैं। मृत्यु एवं उसके बाद के जीवन के संबंध में वह जो बता रही थी, वह संभवतः इजिप्शियन अवधारणा थी, इजिप्शियन टाइम की, जो कि हमारे यहाँ प्रचलित मान्यताओं से भिन्न है। उसने उस जीवन काल का अनुभव करने के बाद आराम किया। एक अन्य प्राचीन समय में प्रवेश करने से पूर्व वह कई मिनटों तक रुकी। मैंने एक बर्फ देखी। फिर वो बोल रही है, एक गुफा से लटकती हुई चट्टानें। वह किसी अंधेरी और अप्रिय जगह के बारे में अस्पष्ट ढंग से बता रही थी और दिख रहा था कि वह तकलीफ में है। बाद में उसने खुद के बारे में बताया, मैं भद्दी, गंदी और दुर्गंध से भरी हूँ। और इतना कहने के बाद वह एक अन्य जीवन काल की ओर चली गई। ओह माय गॉड, कितने जीवन काल में जा रही है वो। वहाँ कुछ इमारतें हैं और पत्थर के पहियों वाली एक गाड़ी भी है। मेरे बाल भूरे हैं और उन पर कपड़ा लिपटा है। गाड़ी में भूसा भरा है। मैं खुश हूँ। मेरे पिता वहाँ है। वे मुझे गले लगा रहे हैं। यह एडवर्ड है, वह बाल चिकित्सक जिसने कैथरीन पर मुझसे मिलने के लिए जोर डाला। मतलब एक दूसरा और चिकित्सक था जब उसने बोला था कि आप इस ब्रायन वीच को मिलो, ऐसा। वह मेरे पिता है। हम पेड़ों से भरी एक घाटी में रहते हैं। वहाँ जैतून और अंजीर के पेड़ हैं। लोग कागज पर लिखते हैं। उन पर अजीब से चिन्ह बने हैं, अक्षरों के जैसे। लोग पूरे दिन एक पुस्तकालय बनाने के लिए लिखते हैं। वह समय 1536 ईसा पूर्व का है। जमीन बंजर है। मेरे पिता का नाम पर्सियस है। हालांकि वर्ष ठीक से समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे यकीन था कि वह उस जीवन काल में फिर से पहुंच गई जहां वह पिछले सत्र में गई थी। मैं उसे उसी जीवन काल में रखते हुए आगे की ओर ले गया। मेरे पिता आपको जानते हैं, मतलब मुझे। आप और वह फसलें, कानून और सरकार के बारे में बातें करते हैं। वह कहते हैं कि आप बहुत होशियार हो और मुझे आपकी बात सुननी चाहिए। मैं उसे उस काल में और आगे लेकर गया। उसके पिता मतलब एक अंधेरे कमरे में लेटे हैं। वह बूढ़े और बीमार है। यहाँ ठंड है। मुझे बहुत खालीपन लग रहा है। वह अपनी मौत की ओर आगे बढ़े।
मैं अभी बहुत वृद्ध व कमजोर हूँ। मेरी बेटी वहाँ है, मेरे पलंग के नज़दीक। मेरे पति की मौत पहले हो चुकी है। मेरी बेटी का पति और उसके बच्चे भी वहाँ है। मेरे इर्द गिर्द बहुत से लोग जमा है। इस प्रकार उसकी मौत बड़ी शांति से हुई। वह तैर रही थी। इस सवाल ने मुझे डॉक्टर रेमंड मूडी के निकट मृत्यु अनुभवों से जुड़े अध्ययन की याद दिला दी। इसमें उनका प्रयोगाधीन व्यक्ति भी शरीर से बाहर खींच लिए जाने के बाद खुद को तैरता हुआ याद करता है। मैंने उनकी किताब को पहले कई बार पढ़ा और दोहराने के लिए दिमाग में उनके नोट्स तैयार कर लिए। मैं हैरत था कि कैथरीन अपनी मौत के बाद कुछ ज़्यादा ही याद कर सकती थी, लेकिन उसने इतना कहा, मैं सिर्फ तैर रही हूँ। मैंने उसे जगाया और उस सत्र को समाप्त कर दिया। तो हम आज यहाँ तक अपने इस स्वाध्याय को पढ़ते हैं, और अब वो उसकी जो सेटिंग थी, सेकंड बार उसने उसको सम्मोहित किया था, वहाँ पे पूरा करता है। अब कल वृंदा जी हमारे साथ हैं और मंडे को दूसरी मैम, मतलब जब कोई मास्टर नहीं आएगा हम अपने इस स्वाध्याय को कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इतने ध्यान से सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा लग रहा होगा। अगर किसी ने नहीं सुना पड़ा है तो आप YouTube में जाएंगे, वननेस मेडिटेशन दुबई के YouTube में, उसमें स्टार्टिंग से दिया हुआ है, आप स्टार्टिंग से पढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कल फिर हम इसी समय आएंगे और कल हम बहुत सुंदर नीम करोली बाबा का सुनेंगे। तो प्लीज़ आप दूसरों को भी इस लिंक को भेज सकते हैं और उन्हें बुला सकते हैं इस कल के सेशन में। थैंक यू। Thank you, ma'am. And thank you for that breathing thing you sent. Very nice it is. Prana, prana, about your prana and all. बहुत अच्छा था वो वीडियो। थैंक यू मैम, थैंक यू Yeah, थैंक thank यू। बहुत सुंदर है और ये रियल है ना, हाँ, कि बार बार ये बोलते हैं कि आप मैनी लाइफ्स मैनी मास्टर्स पढ़ो पढ़ो। तो मैंने अभी अभी बुक मंगवाई थी इंडिया से, तो सोचा चलो रीडिंग। सॉरी मैम। no, nothing, nothing. ओके ओके, थैंक यू। तो हम कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू Thank you, thank you, thank you. थैंक यू। यस।